हेलो क्लास 9। तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैनल में फ्रांस की क्रांति के बारे में देखेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट करके आएगा, है ना, टॉपिक करके आएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो, समझ में आए। और द टॉपिक एक्सपर्ट चैनल पे हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं डालते हैं कि आप बोर हो जाएंगे, है ना। बाकी कुछ करने में बोर होइए चाहे नहीं, है ना, वीडियोस देखने में, खासकर एजुकेशनल वीडियो देखने में आप बोर हो जाते हैं। तो द टॉपिक एक्सपर्ट चैनल जो है ये आपके इस बोरियत का खास ख्याल रखता है कि नहीं भाई 10-15 मिनट से ज्यादा का हम टॉपिक नहीं डालेंगे, आज एक टॉपिक, अगले दिन एक टॉपिक, है ना। ऐसे करके हम लोग सीरीज पे बनाएंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, उम्मीद है आप लोगों से कि आप अच्छा करेंगे, बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में। जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे फ्रांस के इतिहास के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में, और फ्रांस की क्रांति का कारण देखेंगे कि वहां के जनता ने कैसे राजतंत्र को उखाड़कर लोकतंत्र की स्थापना की। वहां के संघर्ष के बारे में देखेंगे कि वहां का राजा जो स्वेच्छाचारी था, जिसका अच्छा शासन बिल्कुल भी नहीं था, तो जनता ने कैसे वहां पे क्रांति करके और उस शासन को खत्म करके राजतंत्र को और वहां लोकतंत्र की स्थापना की, ठीक है। तो इससे पहले कि हम वो समझे, तो उससे पहले हमको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि फ्रांस का सामाजिक स्थिति कैसा था, कैसा सोसाइटी था वहां पे, ठीक है। पहला, फ्रांस में सामंती व्यवस्था था। सामंती व्यवस्था किसको कहते हैं? जहां धनाढ़ों का राज होता है, जहां कुलीन परिवार, जो बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं, उनका राज होता है, ठीक है। फ्रांस में जो है वो राजतंत्र था और राजा का समर्थक, राजा जो है वो अमीर वर्ग का समर्थक था, जो धनाढ़ लोग थे, पैसे वाले, उनका समर्थक था, और कानून भी उसी के हिसाब से बनाता था, ठीक है। वहां गरीब वर्गों की उपेक्षा की जाती थी, कोई इग्नोर ऑलवेज। देखिए फ्रांस का समाज कैसा था। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। ये 3 जाति नहीं है, ठीक है। ये जो 3 देख रहे हैं, पादरी वर्ग है, कलर्जी, कुलीन वर्ग, नोबिलिटी, साधारण यानी पुअर या मिडिल क्लास, ये कोई जाति का नाम नहीं है, यहाँ वर्ग है, क्लास है, ठीक है ना। तो एक पादरी वर्ग किसको कहते हैं? जो चर्च के पुजारी वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पादरी कहते हैं, ठीक है। कुलीन वर्ग किसको कहते हैं? जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, अमीर वर्ग जो होते हैं, उनका एक अलग ही क्लास था। और तीसरा, साधारण वर्ग, यानी गरीब और मध्यम परिवार के लोग, इन लोगों को साधारण वर्ग में रखा गया, ठीक है। इसको हम लोग प्रथम स्टेट यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट भी कहते हैं शॉर्ट में, या फिर क्लर्जी, नोबिलिटी या पुअर या मिडिल क्लास। इनकी जनसंख्या कितनी थी, क्या थी? ये जो है, ये दोनों जो रूलर एलाइट क्लास के, ये दोनों एकदम मस्त है, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी, इनकी जनसंख्या 10% थी, और साधारण यानी गरीबों की जनसंख्या 90% थी। और खास बात ये कि इन दोनों वर्गों को, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, विशेषाधिकार प्राप्त था, और इन लोगों को कोई विशेषाधिकार का मतलब है आप राजा के सामने स्पेशल नागरिक है, आपको टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा, आपको मान सम्मान दिया जाएगा, है ना, वीआईपी दर्जा मिलेगा, और भी सुविधा राजा की तरफ से दी जाएगी। और इनको साधारण वर्ग, जिसकी जनसंख्या 90% है, उनको कौन सी सुविधा? कोई सुविधा नहीं। इवन आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे और ज्यादा, है ना। यानी इन लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, और जो गरीब वर्ग है उनको और हैवी टैक्सेस देना पड़ रहा है, ठीक है। वहां का राजा कौन था? शासक उस समय, देखिए शासक जो है, फ्रांस की क्रांति के समय शासक था लुइस 16, है ना। लुइस 16 फ्रांस का शासक, रूलर कब बना? 1774 में बना। जब ये फ्रांस का राजगद्दी पे बैठ रहा था, उस समय इसकी उम्र जो है वो 20 साल थी, ठीक है। और जब राजा बन रहा था, तो उस समय फ्रांस बहुत कष्ट से गुजर रहा था। जिस समय ये राजगद्दी पे बैठा, फ्रांस की स्थिति ठीक नहीं थी, फ्रांस का खजाना खाली था। इवन फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज था। लिब्रे इज द करेंसी ऑफ फ्रांस। करेंसी मतलब कैसे हमारे यहाँ रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, वैसे ही फ्रांस में उस समय लिब्रे है, ठीक है। तो 10 अरब लिब्रे सोच लीजिए, यानी 10 अरब रुपया, लगभग उतना रुपया कर्ज था। उसकी पत्नी का नाम था मैरी एंटोनिएट। ये ऑस्ट्रिया की थी, फ्रांस के बगल का एक देश है, ऑस्ट्रिया की ये राजकुमारी थी, उसी से विवाह हुआ था इसका। फ्रांस पर जो कर्ज था 10 अरब लिब्रे का, इसका बैकग्राउंड देख लीजिए कि इतना कर्ज क्यों था। अब सोचिए, देश के शासन पे आप जब बैठे, आपको बैठाया जाए और पता चले कि अरे बाप रे, पहला ही से इस पे इतना कर्जा है, तो कर्ज तो आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज तो देश के नाम होता है, शासक के नाम पे थोड़े होता है, ठीक है ना। तो इसके पहले जो शासक था, इसके पहले शासक कौन था? लुइस 14,
ठीक है। लुईस 14, लुईस 14वां इसके पहले शासक था। ई कब बना था? लुईस 16, 1774 में बना था लुईस 16। तो लुईस 14 जो कर्ज लिया था उसका कारण हम लोग देखेंगे कि क्यों ज्यादा वो फ्रांस पे कर्ज रख के चला गया, क्या कारण था। तो इसके बैकग्राउंड रीजन ये है, इसके बैकग्राउंड में हम लोग अमेरिका को लाएंगे, ठीक है। अमेरिका जब अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, अमेरिका में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, है ना, फ्रीडम के लिए लड़ाई, हम लोग कैसे ब्रिटिश से लड़े थे फ्रीडम के लिए लड़ाई, तो उस समय अमेरिका भी गुलाम था पहले, ठीक है ना, ब्रिटिश का ही गुलाम था। तो जब वो दोनों लड़ाई कर रहा था, ये दोनों लड़ रहा था, इंग्लैंड वर्सेस अमेरिका हो रहा था, तो फ्रांस बैठ के देख रहा था कि अरे ये दोनों लड़ रहा है, और फ्रांस का जो दुश्मन था कौन? इंग्लैंड, यानी अंग्रेज। हम लोग का भी दुश्मन अंग्रेज था, फ्रांस का भी दुश्मन अंग्रेज था, ठीक है। फ्रांस सोचा कि बदला लेते हैं, ठीक है, पहले ही से अपना दुश्मनी निकालते हैं। तो ई किसको? अमेरिका को कांटेक्ट किया कि भाई हम दोनों दोस्त है कि नहीं। जानबे करते हैं कि अमेरिका का दुश्मन इंग्लैंड और फ्रांस का दुश्मन इंग्लैंड, यानी दुश्मन प्लस दुश्मन इज इक्वल टू दोस्त, ठीक है। तो दुश्मन और दुश्मन दोस्त होते हैं। ये दोनों कर लिया दोस्ती कि देख भाई अकेले तू मारेगा, अकेले इंग्लैंड को हरा नहीं पाएगा, ले भाई हम मदद करते हैं, इससे हमको भी सुकून मिलेगा, इंग्लैंड हारेगा तो ये अपन सुकून के लिए ये खूब एक पैसा दिया, हथियार दिया कि ले भाई मार, छोड़ना मत इंग्लैंड को, अंग्रेज के गर्दा उड़ा दो, है ना। काहे एक दुश्मनी था, ये पहले बहुत बार ये दोनों ऑलरेडी लड़ाई कर चुका था। एक बार सप्तवर्षीय युद्ध भी हुआ था, 1756 से 63 तक चला था, ठीक है, 7 वर्षों तक युद्ध चला था। तो युद्ध में भी फ्रांस हार गया था, फ्रांस बार बार हार जाता था, ये दोनों पहले बहुत बार टकरा चुके थे। फ्रांस को ये मौका दिखा कि अरे अमेरिका वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है, 73 में संग्राम शुरू हो चुका था दोनों के बीच में। फ्रांस सोचा ये है बदला लेने का मौका, यूएसए के हेल्प कर रहा था। तो भाई आप हेल्प कीजिएगा तो अगर किसी को हेल्प कर रहे हैं तो औकात भर ना हेल्प कीजिएगा। आपके पास अगर 100 रुपया है तो हेल्प 100 रुपया भर का कैसे कर सकते हैं, कुछ कम का ही करेंगे, सारा पैसा उठा के उसको दे दीजिएगा, आप कैसे रहेंगे, है ना। हेल्प और कर्ज में अंतर होता है। आप किसी को कर्ज दे रहे हैं तब तो भाई पैसा वापस मिलेगा, लेकिन मदद कर रहे हैं, है ना, कि लो चलो हमारे तरफ से ले लो, खुश रहो, हो गया, वो तो मदद। वो मदद देने वाला फिर वापस थोड़े ना आपको पैसा देगा, जिसने मदद लिया है आपसे। तो सेम वही बात है यहाँ पे, फ्रांस को ही मदद कर रहा था कि छोड़ना मत इंग्लैंड को, उड़ाओ इसको, ठीक है। अब फ्रांस मदद हद से ज्यादा किया, कुछ ज्यादा ही मदद करने लगा, इतना ज्यादा मदद कि जब इसके पास पैसा कम पड़ रहा था कि अमेरिका को देना है, हथियार देना है, पैसा देना है, ना जीतेगा इंग्लैंड से, तो ये और कर्ज ले रहा था, दूसरा से कर्ज लेकर, सामंतों से कर्ज ले लेकर के अमेरिका को दिया, और अमेरिका इंग्लैंड को, है ना। इंग्लैंड फाइनली युद्ध में हार जाता है। भाई इंग्लैंड तो हार गया, वैसे भी अमेरिका पे कब्जा कर लेता, युद्ध हार गया, चल गया, इंग्लैंड का तक कुछ नहीं बिगड़ा, अमेरिका स्वतंत्र हो गया। अब बिगड़ेगा किसका? रिजल्ट के बाद फ्रांस मदद करने में ही बर्बाद हो गए, है ना। तो इतना भी मदद नहीं करना चाहिए कि खुद ही बर्बाद हो जाए। फ्रांस वैसी हुआ, खुद बर्बाद हो गया। अब बताइए जो कर्जा लिया है जिससे फ्रांस, वो तो कहे ना भाई कर्जा दे मेरा, वापस ला, अमेरिका अपना घर है, इंग्लैंड अपना घर है, कर्जा वा मेरा, यानी फ्रांस ने जिससे कर्जा लिया था वो तो कर्जा मांगेगा ही। अब फ्रांस कर्जा कहाँ से चुकाएगा, है ना। तो कर्जा ये ऑलरेडी जब चढ़ा दिया, ये कब? लुईस 14 ये चढ़ाया, राजगद्दी से कहानी खत्म, ये हट गया। अब बाद में राजा कौन बना 1774 में? लुईस 16। कर्जा तो इससे मांगेगा ना कर्जदार कि पैसा दो, आपके पहले वाले शासक कर्ज लिए हैं हमसे। लुईस 16 क्या करेगा? टैक्स बढ़ाएगा लोगों से कि ठीक है अब हमारे पास पैसे नहीं है तो टैक्स बढ़ा देते हैं। और जानबे करते हैं आप लोग टैक्स किससे लिया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ गरीब वर्ग से लिया जा रहा है, थर्ड स्टेट से, है ना। अब उससे एक तक ही उसके पास कमाई नहीं है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था, और ऊपर से टैक्स इंक्रीज करते जा रहा है, 10%, 20, 30। सोचिए कमाई का 50% टैक्स ले ले, आप भर दिन 1000 रुपया कमाइएगा मेहनत करके, और शाम में कोई ले चल ला 500 ला हमारा, तो कितना खराब बात होगा। सोचिए 60-70% तक टैक्स कर देता और घातक हो जाता है। तो ये जो टैक्सेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था, इंक्रीज होते जा रहा था, तो इसका लोगों में गुस्सा था, है ना। पहला गुस्सा ये था। तो लुईस 16 जो है गरीबों से टैक्स बढ़ाते चला गया, क्योंकि उसको कर्जदारों को पैसा देना था। फ्रांस की क्रांति का अगर समझिए तो ये तत्कालिक कारण है, ठीक है ना, तत्कालिक कारण जिसको हम इमीडिएट, जो सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रहा है जनता को कि ये राजा सही नहीं है, ये पागल हो चुका है, इसको खत्म करो यहाँ से, क्योंकि टैक्स बढ़ाते जा रहा है। और दूसरा सोचिए जिस देश पर हद से ज्यादा कर्ज हो,
ये राजा खूब मस्ती मौज मस्ती में, एज 20 साल के था, इसको तो समझ तो था नहीं, कितना विवेक रहेगा। 20 साल के लड़का को सीधे फ्रांस का राजगद्दी दे दिया गया, ले राजा खूब मस्ती कर रहा है। और दूसरा खास बात इसमें यह था कि जो लुइस 16 जो फ्रांस का राजा था, जो 20 साल की उम्र में, एक शादी हो गया था किससे, मैरी एंटोनिएट, है ना, पत्नी है इसकी, देखिए पत्नी ब्लैक कलर से लिखे हैं, रेड से फिर ब्लैक से, है ना, समझ ही सकते हैं आप लोग कि अब रेड से लिखा है, सोच लीजिए कहाँ की थी, ये विदेश के थी, इसके लिए तो विदेशी ना हुई। अब बताइए तो आप भारत के यहाँ शादी कीजिएगा रसिया की लड़की से, थी गलत बात हो जाएगा कि नहीं। दूसरे देश की लड़की से कैसे विवाह कर सकते हैं, दूसरे देश की लड़की से विवाह करना नहीं चाहिए, खासकर राजा को नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों, इसलिए क्योंकि वो पत्नी बन के आएगी तो कहीं ना कहीं पति को कंट्रोल करेगी अपने हिसाब से, और कंट्रोल करेगी तो हमेशा अपने हिसाब से काम करवाएगी कि नहीं उदेश से दुश्मनी उस्मनी नहीं करना है। तो इसलिए एक राजा को कभी भी विदेशी पत्नी नहीं लाना चाहिए, अपने ही देश की लड़की से विवाह करना चाहिए, ठीक है। मैरी एंटोनिएट कहाँ के थी, ऑस्ट्रिया के है, ठीक है। आई मैरी एंटोनिएट पूरा कंट्रोल रखती थी लुइस, आई पत्नी के चाटुकार, पत्नी के कंट्रोल में रहता, पत्नी जे कहे वही करे, है ना, घूमे चले के है जहां करो, है ना। ये जो है समय एक स्टोरी है कि लुइस 16 जो है ये अपनी पत्नी की मुस्कुराहट देखने के लिए पागल रहता था पूरा, कि ओह कैसे तुम खुश रहोगी, क्या करे तुम्हारे लिए, पूरा भोग विलास में। ये पूरा राज परिवार, पूरा जो राज दरबार था पूरा मस्ती में जीता था, राजाओं को या इनके शासकों को पदाधिकारियों को कोई दिक्कत नहीं था, है ना, खूब खर्च होता था, देश कर्जा में है और राजा मस्ती में है, खूब मतलब कर्ज है तो भाई हम टैक्स बढ़ा दिए, कर्ज है टैक्स बढ़ा दिए, अब टैक्स का बोझ किस पे आ रहा है, थर्ड स्टेट पे। बताइए तो थर्ड स्टेट को कैसन लगेगा कि एक ताकि देश पे कर्जा है और राज दरबार में खूब मस्ती हो रहा है, मौज हो रहा है, राजा दिन रात बैठ के नाच देख रहा है, पत्नी की मुस्कुराहट पे पैसा खर्चा कर रहा है, इसको जंगल घुमाने ले जा रहा है, चलो चलो तुम घूमोगी तो मुस्कुराओगी तो कितना मजा आएगा, है ना। ये पागल और महापागल ही ऑलरेडी, है ना। तो ये औरत जो है ये राजा के कहानी खत्म कर ले है, और राजा के कहानी खत्म हो रहा है तो फ्रांस के जनता पे बैंड बन जाए, जनता का बैंड बज रहा है, और फ्रांस का जनता का बैंड यही क्रांति का जड़ बनेगा, रूट बनेगा, यहीं से मारधार शुरू होगा, है ना, कि देश कर्जा में है आई मस्ती कर रहा है। यहीं पे एक स्टोरी है कि मैरी एंटोनिएट को जो है एक बार घुमाने ले गया था, कौन घुमाने ले गया था, लुइस 16, कि चलिए घुमाते हैं, घुमाने गया कि हंसेगी खुश होगी तो कितना अच्छा होगा। और जंगल से जब क्रॉस कर रहा था एक बार तो उसी का जो सिक्योरिटी होता है गार्ड्स फिसल के गिर गया खाई में नीचे, पत्नी हंस दी उसकी, मैरी एंटोनिएट खुश हो गई, ताली बजाई, अरे वाह कितना मजा आया। ये पगला सोचिए था राजा के सैनिक मर रहा है तो खुश होना चाहिए, ये अपन पत्नी के दिखा रहे खुश हो गई, वाह वाह, किस लिए खुश हो, किस लिए हंसी, बताओ ना, हम देखना जानना चाहते हैं क्यों हंसी। तो अरे वो एगो सैनिक था ना जो गिर गया खाई में। अच्छा सैनिक गिर गया खाई में, अरे सैनिक कम हियर, कूदो नीचे, हमको अपनी पत्नी का मुस्कान देखना है। अपनी पत्नी को कुदा रहा था, सॉरी सैनिकों को कुदा रहा था, ये पत्नी ताली बजा रही थी। सोचिए कितना पागल औरत थी, ऊपर से बड़का पागल तो ये हो गया। किसको बड़ा पागल के हमको समझ में है ना, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सोचिए ये पगला पगली के हाथ में फ्रांस है, बताइए तो कैसे चलेगा देश, है ना, मुश्किल हो जाता है देश चलाना, ठीक है। तो समझिए तो इमीडिएट रीजन क्या हुआ कि युद्ध, इंग्लैंड और यूएसए का 13 गो उपनिवेश था, टोटल 13 उपनिवेश को फ्रांस की मदद से आजाद करवाया गया। फ्रांस ने मदद तो अमेरिका का कर दिया लेकिन बेचारा खुद ही बर्बाद हो गया। इंग्लैंड तो अपन घरे चल गया, इसको क्या दिक्कत है, ठीक है, और फ्रांस तबाह हो गया। चलिए हम लोगों ने फ्रांस की व्यवस्था के बारे में देख लिया, ठीक है। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था, ठीक है। सीरीज आएगा, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आगे की घटना होती है। तो पार्ट 2 में हम लोग फिर से अब पढ़ने वाले हैं फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।